कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों का बच्चों जो क्लासेस चलेंगी उत्तराखंड बजट 2026-27 प्लस उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे, ठीक है। इसका मैं एक फोल्डर बना दूंगा, आप लोग उस फोल्डर में जाके प्लेलिस्ट में चेक करना। उसी में दोनों टॉपिक रखूंगा मैं, यानी बजट का भी उसी में रखूंगा। 2-3 क्लासेस बजट की कवर करते हैं, फिर 5-6 क्लासेस आपकी इकोनॉमी सर्वे की करते हैं। तो इस मंथ मान के चलिए आप ऑलमोस्ट, मतलब ये मार्च लगभग 20-25 के आसपास में मान के बजट और आर्थिक सर्वे की क्लासेस ही रहेंगी। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा, बच्चों ये लंबा चौड़ा नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप कहते हो ना कई क्वेश्चन यार ये कहाँ से पूछ दिया कहाँ से पूछ दिया, वो यहीं से आते हैं। उत्तराखंड इतिहास आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ है। करंट अफेयर्स की चीज़ें आधी इकोनॉमी सर्वे से कवर होती हैं, आधा किताब अखबार वगैरह या जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ आज की डेट पे उत्तराखंड में है एग्जाम की दृष्टि से, वो है उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम बिल्कुल भी यहाँ पे आप लाइटली मत लेना चीज़ों को, ठीक है। आपके आगे एग्जाम होंगे तो आगे जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में समान रूप से काम आएगा, तो इसको साथ साथ लेके चलना। पहले 2-3 क्लासेज हम बजट की कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लासेज अब आपके लगभग रेगुलर आएंगी कुछ समय तक, कुछ समय का मतलब 1-1.5-2 महीने तो एटलीस्ट रेगुलर आनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करना। आई होप आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। हेडिंग डाल लीजिए उत्तराखंड का बजट 2026-27, ठीक। जो बताऊंगा जिस तरीके से बताऊंगा वो चेक करना कि क्वेश्चन आता क्या है, पूछेगा क्या। उत्तराखंड बजट 2026-27, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों की, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखो अनावश्यक चीजें पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होता। सबसे बड़ा चीज क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आखिर पेपर में टॉपिक से क्वेश्चन पूछता क्या है। देखिए हर साल बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा बजट पेश होता है, किसी भी राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का हो, वो बजट पेश करते हैं। जो बजट बेसिकली क्या होता है, जो आने वाला वित्त वर्ष है उसके आय और व्यय का लेखा जोखा हिसाब से देखा जाए, कितनी इनकम होगी गवर्नमेंट को, इनकम के सोर्सेज क्या क्या होंगे, रेवेन्यू इनकम कितनी होगी, कैपिटल इनकम कितनी होगी, कितना एक्सपेंडिचर खर्च कितना होगा, वो सब चीजें होती हैं। वो हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ पेपर की दृष्टि से देखिए। इस साल अभी तक का उत्तराखंड में जो बजट पेश हुआ, सर्वाधिक बजट इसी साल हुआ है, ठीक है। जैसे पिछली बार पढ़ा था ना आपने 100 के आसपास पहुंचा था, इस बार 111 के आसपास पहुंचा रखा है, ठीक है। तो जो कुल बजट इस बार पेश हुआ है विधानसभा में वो हुआ है बच्चों 110143, ठीक है। 43 पॉइंट कितना, लगभग ये कितना ही करोड़ हुआ है, 110143.12 करोड़, ठीक है। 111 के आसपास 12 करोड़ लगभग, ठीक है। इतने का इस बार बजट जो हुआ है उत्तराखंड सरकार ने पेश किया हुआ है बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है आज तक का सर्वाधिक बजट किस वर्ष से पेश हुआ, ये हुआ है 2026 में। यानी सर्वाधिक जो बजट पेश हुआ है सर्वाधिक वो हुआ है 2026-27 में, ठीक है। 2026-27 में ये क्या हुआ है बच्चों, आपका सर्वाधिक बजट इसी वर्ष पेश किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखना आपको नॉर्मली, क्योंकि इसमें कई तमाम प्रकार की चीजें बजट पे देखने को मिलती है, हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो ये होता है, मैंने क्या कहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या है, अपने आप में एक प्रकार का लेखा जोखा है। अब कहाँ कहाँ कितनी इनकम हुई, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, वो तो हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को आखिर सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है, चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, यानी पूंजीगत आय हो या राजस्व आय हो, और जो सरकार खर्च करती है वो किस किस सेक्टर में सर्वाधिक खर्च करती है, ठीक है। तो सरकार का जो रुपया आता है बच्चों, ठीक है, तो लिखो सरकार रुपया आता है, सर्वाधिक कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो हमने चेक करना है, आखिर कहाँ से। और हम चेक करेंगे टॉप 4, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो 4 सेक्टर है जहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है, वो हमने चेक करना है कि 4 सेक्टर कौन से टॉप के जहां से सरकार को पैसा आता है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक आता है बच्चों स्वयं का कर राजस्व, यानी गवर्नमेंट का खुद का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा इनकम स्वयं का कर राजस्व, यानी सरकार को सर्वाधिक जो इनकम होती है अपने टैक्सेस से होती है, जो उसके टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है बच्चों, जो सेकंड नंबर पे सरकार को प्राप्त होता है, वो है अपने आप में क्या, लोक ऋण, यानी लोक ऋण, ठीक है। जो सरकार ऋण उठाती है, लोक ऋण सेकंड नंबर पे, इससे इनकम होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तीसरे में जो सरकार की इनकम है बच्चों वो है केंद्र से सहायता अनुदान। केंद्र सरकार क्या करती है बच्चों, ग्रांट से सहायता करती है, वो ही गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। केंद्र से सहायता अनुदान,
सहायता अनुदान, ठीक है, ये गवर्नमेंट की इनकम के अंदर आता है। और फोर्थ आता है बच्चों, जो सबसे टॉप में आता है चौथे नंबर में, वो आता है अपने आप में केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी जो सेंटर के टैक्स हैं, गवर्नमेंट टैक्स यूज करती है, उसमें राज्य का जो अंश जा रहा है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश यानी राज्यांश, ये फोर्थ नंबर में आता है, ठीक है। तो लिखो केंद्रीय करों में राज्यांश, केंद्रीय करों में राज्यांश, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये सरकार ने बजट पेश किया है, ठीक। अब देखना, जो स्वयं का कर राजस्व लगभग अगर आप देखेंगे, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, टोटल इनकम का लगभग 29% यानी 28.85% अपने आप में क्या है बच्चों, खुद का कर राजस्व सरकार की इनकम है। लोक ऋण लगभग है बच्चों 24.4%, लगभग 24% आपका सरकार को लोक ऋण प्राप्त होता है, ठीक है। केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में लगभग सरकार को प्राप्त होता है बच्चों 19 लगभग जो आपने 20.59%, ठीक है। देखो 20.59%। और जो अंतिम है बच्चों अपना केंद्रीय करों में राज्य का अंश, वो लगभग सरकार को प्राप्त होता है कितना, 19.39%, ठीक है। लिखूं 19.39%। अब आपका ये पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं उत्तराखंड सरकार का जो रेवेन्यू रुपया आता है, ठीक है, एक सांकेतिक, सबसे ज्यादा किससे आता है ये, और कई बार ये अरेंजमेंट आता है कि इसमें आपका अरेंज कीजिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस वाली लाइन को। अब जैसे सरकार का बच्चों रुपया आता है, इसी प्रकार से सरकार का रुपया जाता भी है। ये तो इनकम होगी टॉप 4। एक्सपेंडिचर सरकार कहां कहां करती है, सबसे ज्यादा आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो रुपया आता है की जगह आप लिखो जाता है, और इसको पूरा इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखना है हमें रुपया सरकार का आखिर जाता कहां है, ठीक है। रुपया जाता है, आखिर सरकार का रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां पर खर्च हो रहा है, वो चेक करना है हमने, वो देखना। सबसे ज्यादा होता है बच्चों वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय में, ये याद रखना आप लोग, वेतन भत्ते व अधिष्ठान व्यय में, ठीक है। वेतन भत्ते व अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब किसी डिपार्टमेंट का बच्चों जो आय व्यय होते हैं, यानी अधिष्ठान मतलब उसका जो कर्मचारियों की सैलरी है, गाड़ी का है, सारा मतलब स्टाफ का है, स्टेशनरी का सामान है, सब अधिष्ठान के अंदर आता है, ठीक है। तो वेतन भत्ते व अधिष्ठान में सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो लगभग बच्चों है 25.45%, ठीक है। यानी टोटल इनकम का 25% से ज्यादा इनकम अपने आप में वेतन जो सैलरी होती है, उसके अलाउंसेज होते हैं, अधिष्ठान में खर्च होता है। दूसरा बच्चों वृहत व लघु निर्माण कार्य, सरकार जितने भी निर्माण कार्य करती है उसमें सर्वाधिक खर्च होता है, वृहत व लघु निर्माण कार्य, ठीक है। ये होता है बच्चों लगभग 12.5%, ठीक है, यानी 1-2 यानी लगभग 12.5% ये खर्च करती है सरकार से, 12.44%, 49% को, यानी 12.5% के आसपास आप लोग इसमें देखोगे सरकार का टोटल राजस्व का इस सेक्टर में खर्च होता है, वृहत व लघु निर्माण कार्य। तीसरे में बच्चों पेंशन वगैरह आती है, जिसको बोलते हैं पेंशन व आनुतोषिक, 12.45%, ठीक है। इसमें लिखो पेंशन ऑब्लिक आनुतोषिक लिख दो, ये है 12.45% के आसपास। और लास्ट में बच्चों अन्य व्यय, ठीक है। अन्य में तो फिर बहुत सारा आ जाएगा ना अन्य व्यय। अब कई बार क्या होता है ना, अन्य व्यय में जैसे इनसे ज्यादा यानी लगभग आप देखोगे 26.45% अन्य व्यय है, यानी जो अन्य व्यय है बच्चों 26.45% है, इनमें सबसे ज्यादा है। लेकिन अब पेपर में ये थोड़ी ना पूछेगा कि आपसे अन्य, हाँ अगर किसी केस में अन्य व्यय लिखा आता है ऑप्शन में, तो आप अन्य व्यय की ओर जाना, इसको स्टार कर देना। मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि आप ये मत सोचना कि सर यहाँ तो इतना लिख रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा इसका बता रहे हैं 25 का। अन्य व्यय में तो भी बहुत सारे आते हैं बच्चों, इंडिविजुअल पकड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अन्य व्यय चेक कर लेना, अभी टॉप 3 याद रखना, अगर अन्य व्यय आता है तो फिर फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अन्य व्यय में कई चीजें होती है, उतना हमने नहीं देते। तो सरकार का जो खर्च होता है बच्चों वेतन भत्ते अधिष्ठान और इसके अलावा जो अपने आप में वृहत लघु निर्माण कार्य पेंशन हुआ। अब इस बार बजट में 2 शब्द बच्चों, ये सरकार का एक सांकेतिक भी मान के चलिए, एक अच्छा मॉडल मान के चलिए। क्या होता है कि जन भावनाओं को भी लुभाने के लिए सरकार कई प्रकार की क्या करती है बजट में घोषणाओं का मतलब टर्मिनोलॉजी यूज करती है, ठीक है, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं उससे कनेक्ट कर सकें। जैसे 2 शब्द इस बार सरकार ने यूज किए, एक किया केदार शब्द, एक किया मानस शब्द।
केदार बेसिकली गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है, मानस बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र से। तो दोनों जो रीजन है हमारे क्षेत्र, उन दोनों के शब्दावली जो उनके लिए प्रयोग होती उनका यूज कर दिया और उनसे कोई ना कोई अर्थ निकाल दिया ताकि उन सभी सेक्टर में सरकार फोकस करे। ठीक है, तो इसमें विशेषताओं में दो चीजें दी हैं, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है। पहला लिखो आप केदार, बजट की विशेषताएं लिख देना हेडिंग। ठीक है, केदार। अब आपको इस शब्द के अर्थ पूछेगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट की कौन सी विशेषता नहीं है। केदार मॉडल, मानस मॉडल, संतुलन मॉडल। तो केदार का अर्थ क्या क्या है आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। तो आप लोग लिखिए KE भी कर देना है, ठीक है, KEDA रीडना, केदार। ठीक है, इसको लिखो। इसमें बच्चों केदार में आप के का फुल फॉर्म देखोगे तो के लिए बोला है कौशल विकास। के शब्द जो है बच्चों स्किल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बोल दिया सरकार ने कौशल विकास। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसकी जो है इस बार स्किल डेवलपमेंट में फोकस रहने वाला है, जो कि इस केदार शब्द के से लग रहा है। ई से जो दिख रहा है बच्चों आप लोग इकोलॉजी संवर्धन, यानी जो हमारी पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसको लिखो इकोलॉजी संवर्धन। ठीक है, यानी हमारा जो पारिस्थितिकी है उस पर सरकार ने फोकस किया हुआ है। तीसरा बच्चों जो डी है धाम का धरोहरों का संरक्षण, यानी जो हमारे हेरिटेज हैं उसका हमने संरक्षण करना है, यानी जो धरोहर है हमारी उसको क्या करना है, संरक्षित करना है। ठीक है, लिखो धरोहर संरक्षण, हेरिटेज। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ए शब्द इसमें दिया आधारभूत संरचना, जिसको हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी रोड, सड़क, बिजली, पानी। ठीक है, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आधारभूत संरचना। और जो अपने आप में लास्ट आता है बच्चों आर, यानी आर जो आ रखा है बच्चों वो किसका है, रिवर्स माइग्रेशन, यानी जो प्लान हुआ है लोग वापस अपनी जगह बसें, यानी रिवर्स माइग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना, अब हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि वर्ष 2026-27 के बजट में केदार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ, इसके शब्दों के एक एक करके अर्थ है। तो के का जो है बच्चों बेसिकली क्या है अपने आप में कौशल विकास, ई का है इकोलॉजी पे फोकस, डी का है हेरिटेज को यानी धरोहरों को, ए का है आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, आर का है रिवर्स माइग्रेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये तो फुल फॉर्म होगी, ये भी ध्यान रखना है कि इसका मतलब इससे लग रहा है सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है इन पे विशेष फोकस किया हुआ है। ये इससे पता चल रहा है, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने इनमें से किन सेक्टर्स पे विशेष फोकस दिया है, आधारभूत संरचनाओं का विकास, रिवर्स माइग्रेशन, धरोहर संरक्षण, इकोलॉजी संवर्धन या कौशल विकास, कुछ भी पूछेगा तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक शब्द यूज किया गया है बच्चों, उसका नाम है मानस। क्या यूज किया गया है, मानस। तो अगला वर्ड लिखना आप लोग मानस। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करना है, हल्के में मत लेना इनको। ठीक है, लिखो MANAS, मानस। बेसिकली हमारे जो कुमाऊं का रीजन है उसके लिए ये टर्म यूज होता है। तो यहां पर मानस, क्योंकि जन भावनाओं से लिंक करते हुए मानस शब्द यूज कर दिया, और मानस का अर्थ किस किस सेक्टर में सरकार ने फोकस किया है वो आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, एम से बच्चों मंगलकारी, यानी जो बजट है मंगलकारी। ठीक है, मंगलकारी। ए वहां पर तो क्या था बच्चों, आधारभूत संरचना, यहां पर था क्या, अवसर युक्त, यानी अवसर यहां पे क्या करेगी गवर्नमेंट देने की कोशिश करेगी। ठीक है, अवसर युक्त, क्या होगा ये, अवसर युक्त। तीसरा आता है बच्चों एन से, एन का अर्थ है यहाँ पे नवोन्मेषी, इनोवेटिव। ठीक है, नवोन्मेषी यानी एक प्रकार का नवाचार जिसको बोलते हैं हम लोग, नवोन्मेषी। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों दूसरा ए, जिसका अर्थ है यहाँ पे आध्यात्मिक। ठीक है, ए क्या है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। और अंतिम आता है बच्चों एस। ठीक है, तो MANAS, एस के लिए यहाँ पर जो है सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, गतिविधियां। यानी जैसे आपने देखा कि केदार के आधार पे आपको पता चला कि यार हमारा जो है इस बार का जो बजट है उसमें धरोहर की बात की गई है, उसमें रिवर्स माइग्रेशन की बात की गई है,
उसमें आधारभूत संरचना की बात की गई है, उसमें इकोलॉजी की बात की गई है, और इसी तरीके से उसमें आपने देखा होगा कंप्लीट एक प्रकार से हर सेक्टर पे फोकस करते हुए कौशल डेवलपमेंट की बात की है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी प्रकार से मानस के अंदर मंगलकारी अवसर देने की बात, नवाचार की बात, आध्यात्म को बढ़ावा देने की बात, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे कई बार इनके फुल फॉर्म या मतलब इसके शब्द के अर्थ पूछता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सरकार ने बजट में किस सेक्टर पे फोकस किया हुआ है। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया, वहीं से आपका पेपर बनेगा संतुलन। बजट के लिए संतुलन आधारित बजट रखा है, और संतुलन में क्या क्या रखा है हमने आपको वो ही देखना है, ठीक है। तीसरा जो टर्म यूज हुआ है बच्चों वो लिखो आप लोग संतुलन। LAN, ठीक है। संतुलन बजट जो है बच्चों संतुलन पे बेस रखा है, ठीक है। अब देखिए संतुलन में एस का अर्थ है बच्चों समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सभी क्षेत्रों को विकास के धारा में लाना है, ठीक है। समावेशी विकास, ठीक। उसके अलावा बच्चों दूसरा आता है बच्चों इसमें ए का अर्थ है बच्चों यहाँ पे आत्मनिर्भर। क्या है? आत्मनिर्भर। अब आपको सर ए तो वहां भी आ रहा था, हम कंफ्यूज, वो केदार के अंदर ये पूछेगा, यहाँ संतुलन के अंदर ये पूछेगा। तीसरा आता है बच्चों इसमें एन है न्यू थिंकिंग, नई सोच। नई सोच, ठीक है, यानी इसके अलावा एन। इसके अलावा बच्चों आता है इसमें टी का मतलब है तीव्र विकास, ठीक है, तीव्र विकास पे आधारित। इसके अलावा बच्चों इसमें आता है यू का यहां पर अर्थ है बच्चों जो उन्नत गांव एवं शहर, ठीक है, उन्नत गांव एवं शहर लिखो, उन्नत गांव प्लस शहर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एल लोक सहभागिता, लोगों को जोड़ना, ठीक है, लोक सहभागिता, चाहे इस गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या वो लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए लोक सहभागिता टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। इसके अलावा आता है बच्चों ए आर्थिक शक्ति, और एन आता है न्यायपूर्ण व्यवस्था, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं, ए लिखो आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, और एन लिखो बच्चों न्यायपूर्ण व्यवस्था, ठीक है। इधर लिख देता हूं, एन क्या लिखोगे? न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो ये तीसरा टर्म है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे आपको तीन टर्म्स देखने को मिलते हैं। एक को मिलता है आपको यहाँ पे संतुलन, एक मिलता है केदार, एक मिलता है मानस। इसके अलावा रुपया कहाँ कहाँ से सरकार को ज्यादा इनकम होती है, रुपया कहाँ कहाँ पे सरकार का ज्यादा खर्च होता है, और टोटल बजट का आकार क्या था। इसके साथ साथ ही एक वर्ड हमेशा यूज होता है बच्चों उत्तराखंड के बजट में, जिसका नाम है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, भले ही आप गरीब, अन्नदाता या कुछ भी कहो, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि मैंने 2-3 साल से बजट जो पढ़ाया उसमें ज्ञान शब्द का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे इस उत्तराखंड के बजट में 3-4 शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अब इस संतुलन के अंदर आपको देखने का पड़ेगा समावेशी विकास के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं और उसके लिए क्या बजट प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, उसका बजट प्रावधान क्या है। नई सोच में क्या क्या नए इनोवेशन या कोई नई स्कीम अगर सरकार ला रही है तो उसको चेक करना पड़ेगा। तीव्र विकास के लिए क्या कर रहे, तो हर सेक्टर के अंदर हमें ये चेक करना पड़ेगा बच्चों कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर आपका क्या क्या नई स्कीम्स या क्या क्या लेके आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके बाद आएगा बच्चों सरकार, क्योंकि आपका बेसिकली देखो बजट का आकार पूछता है, राजस्व कितना खर्च हुआ या राजस्व इनकम कितनी हुई, या अपने आप में जो पूंजीगत आय कितनी, पूंजीगत व्यय, वो कम ही पूछता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे बच्चों। हमने क्या करना है, उस चीज को पूरे तरीके से तैयार करना है, यानी कंप्लीट हमारा एक पैकेज बनना चाहिए तैयारी के दौरान, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पड़ा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहां से हम क्या देखेंगे बच्चों, ये संतुलन, इसमें ये चेक करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीजें लेके आई है, कितना उसके लिए बजट प्रावधान किया, और आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 क्लासेस अधिकतम रहेंगी बजट की, यानी एक तो आगे एक और एक, यानी 3 टोटल रह सकती है, हो सकता है 2 में ही मैं निपटा दूं। उसके बाद आर्थिक सर्वे की थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा आती हैं बच्चों, क्योंकि वो आपका एक होल सोल पैकेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वो रहता है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप कवर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।